तो हम लोग थे अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में क्या पढ़ रहे थे, जरा एक बार बता दीजिएगा। हाँ, लेक्स। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी लेक्स पढ़ाई है वही आपसे पूछेगा। क्या ध्यान रखना है, वो लेक्स जो है किन किन देश के, यहां से जो खासकर अफ्रीका कंटिनेंट है और कुछ आपका एशिया और यूरोप की कुछ झीलें हैं, उनके बॉर्डर पर स्थित देशों से पूछता है ज्यादा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी किन किन देशों से घिरा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन वो बहुत पूछता है। तो अफ्रीका में भी मैक्सिमम लेक्स जो है आपकी, वो दो देशों के बॉर्डर पर है। आप अगर एक नजर दौड़ाएंगे तो ज्यादातर झीलें जो हैं, चाहे वो एडवर्ड हो, एल्बर्ट हो, कीबू हो, विक्टोरिया हो, न्यासा या मलावी जिसको कहते हैं, टंगनाइका हो, मतलब मैक्सिमम लेक्स आपकी बॉर्डर पर ही है। कुछ नहीं है जैसे टाना लेक, लेकिन टाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारे ब्लू नाइल का ओरिजिन होता है। फिर हम लोगों ने एक लेक देखा था असल लेक, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस समय वो अफ्रीका की तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है ही। अभी किताबों में आपको पुराना डाटा ही मिलेगा, लेकिन नए डाटा के अनुसार ये विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है सैलिनिटी की, जिसकी सैलिनिटी लगभग 440% है। हाँ, यहाँ पर आपका लेक उल्टा है जो कि मानव निर्मित है, और यहाँ पर आपका लेक नासिर है, ठीक है, जो कि नील नदी पर बना हुआ है। तो झीलें हो गई थी, और अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। आप बताएंगे ये देश कौन सा है, बिना देखे हुए, मैप मत देखिएगा। ये देश कौन सा है, ये इक्वेटर पास कर रही है, ये गैबन है। बताइए इसके बगल वाला, आप ये कौन सा है, डीआरसी। आप बताइए, आप थे ही नहीं कल, बता सकते हैं कौन सा देश है ये? नहीं नहीं, इजिप्ट तो ये है आपका सबसे ऊपर है। चलिए आप नहीं तो कोई बात नहीं। धर्मेंद्र आप बताइए। युगांडा है। आप? केन्या। और ये सोमालिया। और सुमित बताएंगे यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है। नहीं नहीं, अंगोला तो ये है आपका, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है। क्लास में साओ टोमे, साओ टोमे, ठीक है। अब हम लोग आज देख लेते हैं कि किन किन देशों से हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो ये देखिएगा, कल हम लोगों ने देखा था कि ये अंगोला है, ये अंगोला देश है। अंगोला के नीचे हम लोगों का नामीबिया है, ये ऊपर नहीं जाएगा। देखिएगा, ये अंगोला देश है, अंगोला के नीचे हम लोगों का नामीबिया है, और अंगोला और नामीबिया के बॉर्डर पर जो है हम लोगों का एक मरुस्थल था, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे, नामीब डेजर्ट कहते थे। ये है हम लोगों का। अब देखिएगा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, आप देख रहे हैं कि नामीब में सबसे पहले पहुंची। नामीब के बाद ये छोटा सा देश जो है कौन सा है, ये बोत्सवाना ही है। क्यों? क्योंकि बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में ही हीरे के उत्पादन में हमेशा होड़ लगी रहती है, कौन हीरे का उत्पादन ज्यादा करेगा। बोत्सवाना के बाद देखिएगा ये साउथ अफ्रीका में एंट्री की। साउथ अफ्रीका के बाद देखिएगा, इस देश को हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया, मोजाम्बिक। किस वजह से? मोजाम्बिक चैनल की वजह से। और उसके बाद फिर ये कहां पहुंच जाती है हम लोगों की, मेडागास्कर पहुंच जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका के कितने ऐसे देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरते हैं, तो आपका क्या होगा आंसर? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा, यहां पर 8 देश थे अफ्रीका के,
देखिएगा जब आपको नंबर ध्यान में होता है ना तो चीजें आपके दिमाग में हिट जल्दी करती हैं। यहाँ पर 8 देश थे, यहाँ पर 7 देश हैं। 7 इसलिए क्योंकि साउथ टोमे भी एक देश है, भले वो द्वीपीय देश है लेकिन देश है तो उसको कंसीडर करना होगा। और यहाँ पर हमारे कितने देश मिले हम लोगों को? 6 मिले। तो 8 7 ये गुजरने वाली रेखाओं के गुजरने वाले देशों के की संख्या है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ये कभी आप नहीं भूलेंगे। एक दो बार तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये कितने कितने देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कितने कैप्रिकॉन से और कितने इक्वेटर से गुजरते हैं वो हम लोगों ने देखा। बताइएगा ये कौन सा देश है ये जहां से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस जगह पर? नाइजीरिया और चाड है, ठीक है। ये कौन सा देश है जो यहां से गुजर रही है? माली है। ये नहीं, ये यहां पर ये मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। ये देखिएगा ये यहां से लेकर और ये पूरा वेस्टर्न सहारा है आपको, ये इतना वेस्टर्न सहारा। सहारा के पश्चिम में इसलिए इसको हम लोग वेस्टर्न सहारा कह देते हैं। तो देखिए धीरे धीरे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? अच्छा, कौन से देश आपके हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से जुड़े हैं? वो भी लगभग लगभग हम लोग को एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि भाई इधर सोमालिया है। सोमालिया के बाद ये कौन सा देश है हम लोग का? केन्या। केन्या किस लिए मशहूर है? माउंट केन्या के लिए। यहाँ पर इक्वेटर है। दूसरी चीज यहाँ की राजधानी नैरोबी में जो है यूएनईपी का मुख्यालय है। नीचे हम लोगों का फिर कौन सा है? तंजानिया। तंजानिया क्यों मशहूर है? दो चीजों के लिए। एक तो हाँ, यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और ये एकमात्र ऐसी चोटी है जो कि इक्वेटर के पास होने के बावजूद भी सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज इस तंजानिया के बारे में खास क्या था कि इसके 2 द्वीप हैं। हालांकि आप देखेंगे वहां पर 3 द्वीप लिखा होगा, तीनों को नहीं देखना है आपको। पेम्बा और जंजीबार केवल ही देखिएगा और एक नीचे माफिया द्वीप भी दिया होगा। माफिया द्वीप को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। पेम्बा और जंजीबार ये दोनों, हाँ, इनको क्लोव आइलैंड कहा जाता है, लौंग द्वीप कहा जाता है। और पूरे विश्व का 90% लौंग जो है उत्पादित होता है, जो वो यहीं से उत्पादित होता है। उसके बाद देखिएगा ये हम लोगों का कौन सा देश है? मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक क्यों फेमस है? क्योंकि इसी के बीच में मोजाम्बिक, हाँ, चैनल है जो कि मेडागास्कर को और मोजाम्बिक को अलग करता है। और उसके बाद ये हम लोगों का साउथ अफ्रीका है ही। साउथ अफ्रीका में क्या खास है कि इसकी जो यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत चोटी, और जिसके ढालों पर हम लोग क्या करते हैं? भेड़ पालन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने देखी थी अभी तक। अब आज कुछ चीजें और देखते हैं। ये पूछता है कि कौन कौन से देश लैंड लॉक्ड है अफ्रीका के अंदर, स्थल और देखिएगा अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा, अफ्रीका और कुछ यूरोप में सबसे ज्यादा लैंड लॉक्ड कंट्री आपको मिलेंगे। ऐसे देश जो कि घिरे चारों तरफ किसी न किसी देश से घिरे हुए हैं। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा देश नहीं है, मैक्सिमम देश कहीं ना कहीं समुद्र तटों को टच कर रहे हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों का ये सेनेगल था, सेनेगल के बीच में देखिए एक पतला सा गाम्बिया था, गाम्बिया के नीचे एक छोटा सा देश था, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसका क्या नाम था, स्लिप कर रहा हूँ, जो गिनी के ऊपर, गिनी, हाँ, गिनी के ऊपर गिनी बिसाऊ था। तो सारे के सारे जो है हम लोगों के अटलांटिक ओशियन से लगे हुए हैं। अब आप आएंगे तो सबसे पहला लैंड देखिए, ऊपर से हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ देखते हुए। ये देश जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, ये देश, हाँ, ये देश जो है आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या नाम है इसका? बुर्किना फासो। उसके बाद देखिएगा इसके बगल में ये देश है, काफी बड़ा है, जिसका नाम क्या है? नाइजर है। और नाइजर के जस्ट नीचे आपका क्या है? नाइजीरिया है। ये तो चार बगल में है, जस्ट नीचे क्या है? नाइजर। तो बुर्किना फासो, फिर नाइजर। अच्छा देखिएगा चार्ड को भी देखिए, चार्ड भी आपका क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया चार्ड। ये देश देखिए कैमरून है,
कैमरून के बगल में एक देश होगा, इसका नाम लिखा होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेंट्रल रिपब्लिक करके कुछ ऐसा लिखा होगा, क्या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, हाँ सॉरी। तो देखिएगा इस देश का नाम है अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंटर में है चूंकि इसलिए इसको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कह देते हैं। तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया। तो ये देश हो गए। अच्छा देखिएगा सूडान तो हमारा क्या कर रहा है, रेड सी को टच कर रहा है। पहले पूरा सूडान था, लेकिन सूडान को जब दो पार्ट में बांट दिया गया, सूडान और साउथ सूडान में, तो जो साउथ सूडान है अब ये किसी भी समुद्र के तट को जो है टच नहीं करता है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, साउथ सूडान, ये लैंड लॉक्ड हो गए। अच्छा ये देखिएगा नीचे हम लोगों का युगांडा है। फेमस किस लिए था युगांडा, मुख्य रूप से यहां, हाँ विक्टोरिया लेक जो है इसके, हाँ भाई केन्या, तंजानिया और युगांडा के सीमा पर ही विक्टोरिया लेक थी। दूसरी चीज यहां से हम लोग की इक्वेटर गुजर ही रही है। अब युगांडा के नीचे देखेंगे दो देश है छोटे, दिखाई पड़े छोटे छोटे देश, बहुत छोटे छोटे हैं। युगांडा के नीचे देखिएगा छोटा सा देश होगा रवांडा, और रवांडा के नीचे एक छोटा सा देश होगा बुरुंडी। तो युगांडा, रवांडा और बुरुंडी ये जो है आपके देश हो गए जो कि लैंड लॉक्ड हैं। फिर आप सीधे नीचे चले आइए, कल एक लेक पढ़ा था हम लोगों ने, लेक मलावी या लेक न्यासा, ये यहाँ पर थी इस जगह पर। और इस लेक मलावी का नाम था, वो देखेंगे बगल में एक छोटा सा देश है लंबा सा, उस देश का क्या है, मलावी है। एटलस में देखिएगा मिला। तो लेक मलावी का जो नाम है, इसका एक नाम न्यासा भी है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछता है। तो ये जो लेक मलावी के पास एक जो देश है मलावी, ये भी देखिएगा लॉक्ड है कि नहीं, लैंड लॉक्ड है। और अब आइए, यहां से एक नदी बह रही थी, कल हम लोगों ने देखा था, जिसका नाम क्या था, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर हम लोगों का क्या था, विक्टोरिया फॉल था। और विक्टोरिया फॉल की पोजीशन को देखिएगा, ये किन दो देशों के बॉर्डर पर है, विक्टोरिया फॉल किसी एक देश में नहीं है, वो दो देशों के बॉर्डर पर है। कौन कौन है, एक होगा आपका जिम्बाब्वे होगा, एक आपका जाम्बिया होगा। और देखिएगा दोनों देश लैंड लॉक्ड है कि नहीं, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों आपके लैंड लॉक्ड हैं। कैसे याद रखेंगे, जाम्बेजी नदी यहां से निकलती है, यहीं पर आपका लेक, इसी नदी पर आपका क्या है, लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया की अगर आप पोजीशन देखेंगे एटलस में, तो आप ये पाएंगे कि दोनों के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो यहां से आपके दिमाग में रह सकता है कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो है ये दोनों क्या है, लैंड लॉक्ड हैं। और उसके बाद नीचे चले आइएगा आप लोग, एक देश बचा हम लोगों का अफ्रीका से लगा हुआ, कौन सा, बोत्सवाना, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। बाकी इधर जो लिसीथो और माप्टो है, ये कैसे है, परफोरेटेड कंट्री है, इनको लैंड लॉक नहीं बोलते हैं। कंट्री विद इन द कंट्री इज नोन एज अ परफोरेटेड कंट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या, हाँ हाँ इथोपिया, लो इथोपिया तो बच ही गया था भाई, ये इथोपिया, एक इथोपिया भी आपका लैंड लॉक्ड है। ये इतने देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। और यहां से खासकर अफ्रीका के और यूरोप के जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, वहां से क्वेश्चन खूब पूछता है। कहां, माली, अरे हाँ एक ये माली भी आपका छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा इसको भी, माली तो बगल। तो ये इतने देश हैं, कौन कौन से हो गए, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ये आपका साउथ सूडान हो गया, ये आपका इथोपिया हो गया, नीचे आपका युगांडा, रवांडा और बुरुंडी हो गया। फिर इधर आपका जो था मलावी था, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो देश थे ये, और बोत्सवाना आपका, ये इतने कंट्रीज आपके लैंड लॉक्ड हैं। रटना नहीं है, जब आप
एक दो तीन बार एटलस देखेंगे बीच बीच में, जैसे आज देख लिया, फिर 2-4 दिन बाद देखेंगे, फिर 2-4 दिन बाद देखेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग में जो है इसका स्ट्रक्चर सेट होता जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यहां से लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में खूब पूछता है क्या, क्योंकि बड़ा टेक्निकल है। अफ्रीका जो है ये बड़ा टेक्निकल है, इसके देश को आप देखेंगे ना तो ये पहली बात तो देशों की संख्या बहुत ज्यादा है और इतनी टेक्निकलिटी है इनके देशों में कि वो आप कंफ्यूज करेंगे, भूलेंगे, उनका नाम अक्सर भूलेंगे। तो जो 2-4 बार देखेंगे धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे। यहां तक डाउट क्लियर है आप लोगों का। तो ये अब ये देखिए ये कोई यूनिक चीज नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पर कि एक बार मैप को आप अच्छे से देखिए कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन है, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री हो गए। अब हम लोगों ने एक चीज देखी थी जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि ये मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये आपका 0 डिग्री है और इनके बीच में 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में विंड चलती है। कौन कौन सी विंड चलती है? ट्रेड विंड। और 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ में जो विंड चलती है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते थे उसको। अभी जब ट्रेड विंड चलती है तो ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे ही चलेगी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। देखिएगा इनका लोकल जो नाम है तो क्या है? ट्रेड विंड है। ग्लोबली इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है, लेकिन इनका जो लोकल नाम है खासकर जो आपके गिनी कंट्री है, गिनी कंट्री कौन कौन से? ये आपके गिनी से लेकर और इधर आपके गैबन तक, ये सारे जितने देश आते हैं ये गिनी कंट्री कहलाते हैं। हाँ, और ये तट पूरा आपका गिनी कोस्ट कहलाता है। यहां पर आप देखेंगे पहली बात तो ये 0 डिग्री से लेकर और 30.5 डिग्री के बीच में है सारे के सारे देश, तो यहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर एक जलधारा बहती है, गर्म जलधारा, जिसका नाम है गिनी की ही जलधारा। इसी कोस्ट के नाम पर इस जलधारा का नाम जो है वो क्या है? गिनी की जलधारा। आप देखेंगे यहां पर ऐसे गिनी की जलधारा चलती है। गिनी की जलधारा गर्म जलधारा है। अब जब पहली बात तो क्या ये जो है 0 डिग्री से लेकर 30.5 डिग्री के बीच में सारे देश हैं, वैसे ही एक गर्म प्रदेश है क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर लगभग लंबवत पड़ती हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्या चल रही है? गिनी की गर्म जलधारा चल रही है, वार्म करंट चल रही है। इसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिएगा ह्यूमिडिटी का बहुत कम होना ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो भी बहुत नुकसान होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना गर्मी में, अरे आज बहुत उमस है, उमस है ना, उमस का मतलब क्या हुआ? धूप निकली हो और अचानक बारिश हो जाए, फिर धूप आ जाए, देखिए मौसम कैसा चिपचिपा हो जाता है, अजीब सा लगता है। ठीक है, तो जब ये ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे फंगस होते हैं, फंगस के जन्म लेने का या उनके ग्रो करने का सबसे अच्छा कंडीशन होता है। हाँ, इसीलिए आप देखें बरसात के महीने में अक्सर क्या होता है, फफूंदी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, दीवारों पर भी मिल जाएगी, कपड़ों पर, अगर कोई कपड़ा रखा काफी दिन से आप ना यूज करिए, देखिए उस पर भी फफूंदी लग जाती है, फंगस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है गिनी की जलधारा प्लस ये अपना अपने आप में गर्म प्रदेश, ये क्या कर देते हैं, तटीय देशों पर क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को खूब बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर सामान्य रूप से, और बीमारियां यहाँ बहुत फैलती हैं, इसी वजह से यहाँ पर बीमारियां बहुत फैलती हैं, एक से खासकर स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है, स्किन और लंग्स, क्योंकि ये जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ फंगस हमारे नाक के द्वारा हमारे लंग्स में भी चले जाते हैं, तो लंग्स डिजीज और स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। फंगस मुख्य रूप से आपके जो है स्किन डिजीज के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। अभी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रहा होता है ये इनकी बड़ी मदद करता है। इनको गिनी के तट पर, गिनी पर जितने भी देश हैं गिनी के तट पर, इनको यहाँ पर लोकल जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है हरमट्टन। क्या नाम दिया गया है? हरमट्टन।
तो हरबट्टन क्या करता है कि पहली बात तो समुद्र में एक गर्म जलधारा बह रही है, यहां से जो ह्यूमिडिटी उत्पन्न होती है उसको क्या करता है, बाहर की ओर धकेलता है। प्लस ये कुछ ठंडी हवाएं लाकर यहाँ के लोगों को देता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो काफी सुरक्षित हो जाता है। इस उमस भरी जिंदगी से इनको थोड़ा सा राहत मिलता है। इसीलिए हरमट्टन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डॉक्टर बिंड भी नाम देते हैं। तो लोकल बिंड हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी बहती हैं। हाँ, पूरी चीज रिपीट करूंगा मैं। पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा लोकल विंड्स अफ्रीका की, लोकल विंड्स। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नहीं देखा होगा कि गिनी की जलधारा कैसे बनती है। जब मैं ओशनोग्राफी पढ़ा रहा था तब भी बोला था, बीच में भी बोला, कल भी बोला, लेकिन मुझे विश्वास था कि आप लोगों में से कोई नहीं देखा होगा कि गिनी की जलधारा, मैंने उस समय गिनी की जलधारा छोड़ दी थी, मैंने कहा था आप लोग देखिएगा। तो कैसे बनती है गिनी की जलधारा बताइए फिर। जितनी जलधाराएं हम लोगों ने पढ़ी, हमने सबके बारे में बताया कि ये आखिर बनती कैसे हैं, टकराकर मुड़ती हैं तो उनका नाम बदल जाता है, ठंडी क्यों है, गर्म क्यों है, सारी बातें बताई थी मैंने उस समय। जब अटलांटिक ओशियन में पढ़ रहे थे हम लोग अटलांटिक ओशियन की धारा को, तो मैं कहता एक धारा मैं छोड़ रहा हूं, उसका नाम है गिनी की धारा, गर्म जल धारा है। आप लोग पता करके बताइएगा कि वो कैसे बनती है। याद है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं याद होगा, मुझे याद है। और आप लोगों ने, और कल भी मैंने बोला था कि गिनी की जलधारा आप लोगों ने नहीं देखा, एक बार देखिए तो, कम से कम खुद से देखिए गिनी की जलधारा बनती कैसे है। भाई देखिएगा, यहाँ पर किनारे की जलधारा बनती है, मैंने बता रखा है आपको। हाँ, कैनरी की या किनारी जो भी था, यहाँ पर कैनरी की जलधारा बनती है, यहाँ पर बेंगुला की जलधारा बनती, सारी जलधारा मैंने बताई है। यहाँ पर अगुलहास बनती है आपकी, मेडागास्कर बनती है आपकी, यहाँ पर आपकी मोजाम्बिक बनती है, यहाँ पर सोमालिया की जलधारा बनती, सारी बता दी है मैंने। एक ही छोड़ा था वो गिनी की जलधारा, ठीक है, वो एक बार आप लोग देखिए तो। हाँ, जो गिनी, इसका नाम गिनी जलधारा जो है ये इसीलिए है क्योंकि ये गिनी के तट पर बह रही है, और ये जो गिनी देश है इसी के नाम पर इस पूरे को उठाकर गिनी कह दिया गया है। हाँ, ठीक है, लेकिन ये गर्म जलधारा जो गिनी की है बनती कैसे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आखिर आई कहाँ। तो कौन सी जलधारा आती है इक्वेटर पर? नहीं, आप देखिएगा केनेडी की जलधारा आकर जो है ऐसे मुड़ जाती है, अगर आप देखें, लेकिन ये देखिए गिनी वाली ऐसे चल रही है, ये उल्टा ही रास्ता पकड़ी हुई है। तो ये देखिएगा एक बार आप लोग। क्या? हाँ, तो वार्म ये भी है गिनी की भी गर्म जलधारा, तभी तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी खूब ज्यादा हो जाती है। ये उत्पन्न कैसे होती है मैं ये जानना चाह रहा था। जैसे कैनेडी की जलधारा कैसे बनी उसको हम लोगों ने देखा था। ये जितनी भी जलधारा है, ठीक है, मैक्सिको की जलधारा थी या लेब्राडोर की जलधारा थी, या उधर हम लोगों ने पढ़ा था लेब्राडोर के बगल में इस तरफ कौन सी जलधारा थी, इरमिंगर की थी, नॉर्वेजियन थी, सारे हम लोगों ने देखा था। तो और ग्रीनलैंड की जलधारा थी, वो बनती कैसे, सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। गिनी वाले को मैंने छोड़ दिया था, वो कहता देखेगा ये कहां से आती है। एक बार कुछ ढूंढिए तो, किताब एक बार पलटिए तो, एक बार आप किताब पलटेंगे तो आपको पक्का मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, गिनी की जलधारा कहां से उत्पन्न होती है। किताबों में दिया होता है कि गिनी की जलधारा कैसे बनती है, बाकी नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन वो मुझे याद है ना, आज के 15-20 क्लास पहले मैंने बोला था, अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं, एक बार देखिएगा। जैसे देखा यहाँ पर, अब ये बेंगुला कभी नहीं भूलेंगे आप, अगर आपको लॉजिक पता हो जाए किसी चीज का कि बेंगुला बनी कैसे, इसका नाम बेंगुला क्यों पड़ा, आप कभी नहीं भूलेंगे। हमको पता है कि अंगोला के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम बेंगुला है, ये उसी के किनारे होते हुए बहती है, इसको इसलिए हम बेंगुला कह देते हैं, बस। तो ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। गिनी एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। वो बनती कैसे, ये गिनी की जलधारा है ऐसे। अगर आप एटलस पलटेंगे, आप अपना इस तरफ पलटिएगा जो, हाँ, एक एक पेज पलटिए, और वहां पर देखिएगा कोल्ड करंट और वार्म करंट एक दिया हुआ छोटा सा, देखिएगा, और उसमें गिनी की जलधारा दी होगी, बेंगुला की दी हुई है, गिनी की दी हुई है, सोमालिया की दी हुई है, इधर 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 ही पलटी। हाँ, इसी में देखिए कोल्ड करंट, जो कोल्ड करंट होगा उसको डॉट डॉट से दिखाया होगा, डॉट डॉट एरो से, और जो वार्म होगा उसको सीधी रेखा से दिखा दिया होगा।
मिला आप लोगों को? कोल्ड करंट, वार्म करंट। उसमें देखिएगा गिनी की जलधारा दी हुई है कि नहीं दी हुई है? गिनी की जलधारा, तो कहां से आ गई गिनी की जलधारा, बस ये देखना है आप लोगों को। बाकी सोमालिया कहां से आई है वो बता दिया, ठीक है। आपकी अगुलहास भी दिया होगा बगल में, जो आपका पूर्वी तट है अफ्रीका का, देखिएगा उसमें अगुलहास दिया कि नहीं दिया है? मिला आप लोगों को? सुमित, मिला? तो एक बार आप लोग देखिएगा ये गिनी की जो जलधारा है, अच्छा जलधाराएं बनती कैसे हैं, मैंने पूरी बात बता रखी है। जलधाराओं का निर्माण कैसे होता है ये ओशनोग्राफी में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा गिनी की जलधारा का निर्माण कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। तो एक बार आप लोग देखिएगा, 4-5 कारण बताए थे जिसके कारण जलधारा बनती है मुख्य रूप से, ठीक है। वो कारण आपको ढूंढेंगे, गिनी की जलधारा मिल जाएगी। क्या देखिएगा, एक चीज हमने आपसे बताई थी जब जलधारा शुरू शुरू में पढ़ाया था कि जलधारा 12 मासी होती है। क्या चाबी भी इसी में ले आए? क्या कह रहे हैं आप, अब बोलिए। ध्यान रखिएगा, सर्दी, यहां पर सर्दी और गर्मी का कोई बहुत असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश जो है ना 0 डिग्री से लेकर 23 के बीच में ही है, सूर्य इसी के बीच में ही तो चमकता रहता है। 22 तारीख को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, 22 जून को। कितनी गर्मी होती है जून जुलाई में, ठीक है। तो सूर्य जब, हाँ हाँ दे दीजिएगा, सूर्य जब सालों भर इन्हीं के बीच में रहेगा तो ठंडी गर्मी का असर यहाँ पर बहुत ज्यादा होता ही नहीं है। यहाँ पर सालों भर समझ लीजिए गर्मी ही रहती है, इसीलिए अफ्रीका के लोग देखेंगे आप काले रंग के होते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पर सूर्य बहुत दिन भर सूर्य ही पड़ता रहता है। और सूर्य के टेम्परेचर से बचने के लिए उनके शरीर में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और मेलेनिन जब ज्यादा हो जाता है तो शरीर का रंग जो है वो सांवला हो जाता है, सांवला नहीं कहेंगे काला हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग गौर करेंगे, अगर जो आप में से एसी में या थोड़ा ठंडे प्रदेशों में, यही इंडिया में देखिए, अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड में जाएंगे ठंडे प्रदेशों में या लद्दाख चले जाइए, वहां के लोग गोरे होते हैं। कर्क रेखा पर हम लोग हैं, थोड़ा सा नीचे चले जाइए साउथ इंडिया में, तो जो आपके मद्रासी लोग होते हैं या कन्नड़ के या केरल के लोग सांवले होते हैं, काले होते हैं। देखिए रंग तो एक अलग का केस है, ऐसा नहीं कि मैं रंग भेद फैला रहा हूं, लेकिन एक होता है, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए अफ्रीका के मैक्सिमम लोग आप देखेंगे गोरे, केवल जानते हो आपको अफ्रीका में कहा मिलेंगे, ये जो मिस्र है, मिस्र, लीबिया, टूनेशिया, इधर के लोग आपको गोरे मिलेंगे बस, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। बाकी आपको जैसे ही मिस्र पार किए और सूडान के अंदर आए, ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अगर वो हंसेंगे ना तो केवल सफेद दांत दिखाई पड़ेगा, तो यहां से लेकर यहां तक। फिर अफ्रीका में आपको गोरे लोग मिलेंगे, जो अफ्रीका है, गोरे लोग यहाँ पर इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत सारे यहाँ पर आकर बस गए थे यूरोपीय लोग, तो उनके जीन के कारण यहाँ के लोग गोरे हैं बस। बाकी आपको सारे कंट्री में काले लोग ही मिलेंगे। तो गिनी तट पर ये जलधारा हमेशा बहती रहती है। तो अब लोकल बिल्ड्स में हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हरमट्टन देखेंगे, इसका पहले पहले देख लेंगे हम लोग हरमट्टन। हर मट्टन, और हरमट्टन किसका लोकल नाम है, जो ये 30 डिग्री से लेकर और इक्वेटर के बीच में जो हम लोग ट्रेड विंड नहीं चलती थी, उसी को लोकली, लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कह देते हैं, हरमट्टन कह देते हैं। और ये हरमट्टन करती क्या है, पहली बात तो ये गर्म प्रदेश है, दूसरी चीज गिनी की जलधारा के कारण यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये क्या करती है, क्योंकि आती है यहाँ पर तो यहाँ की ह्यूमिडिटी को दूर करती है, सोख लेती है, अपने ठंडी जलधारा, ठंडी पवन होती है, नॉर्मली हवा होती है, तो ये क्या करती है, यहाँ की ह्यूमिडिटी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो जनजीवन होता है वो सामान्य हो जाता है, क्योंकि एज ए डॉक्टर की तरह काम करती है, इलाज का काम करती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड बोलते हैं। तो हरमट्टन के बारे में ये आपको जानना है। अच्छा, एक विंड हम लोगों ने और पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, जो सब ट्रॉपिकल जोन से
सब पोलर की तरफ बह रही थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, वेस्टर्लीज। याद आ रहा है? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में बहती थी। तो वेस्टर्लीज हमारी ऐसे बैठती थी ना, ऐसे। वेस्टर्लीज जो है हमारी ऐसे बहती थी, जिसको हम लोग पछुआ पौने बोलते थे, वेस्टर्ली। तो ये 30 डिग्री भाई, ये 23.5 डिग्री है, इसके ऊपर 30 डिग्री होगा, यहां से बहेगी और 60 डिग्री की तरफ जाएगी। 60 डिग्री मतलब कहां, यूरोपीय क्षेत्रों में। भाई इसके ऊपर यूरोप तो शुरू हो जाएगा, इधर आपका नीचे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, सारे देश है, तो ये यूरोप की तरफ बहती है। वेस्टर्ली जब बहती है तो इनका भी लोकल नाम है। अब लोकल नाम इनका क्या है, ज्योग्राफी में इनको जो है इस क्षेत्र के लिए नाम दिया गया है सिरोको। क्या नाम दिया गया है, सिरोको। इनको नाम दिया गया है सिरोको। दूसरी जो हम लोग विंड पढ़ेंगे, इनको नाम दिया गया है सिरोको, सिरोको। सिरोको कुछ नहीं है, यही जो वेस्टर्लीज है हमारी, पछुआ पौने हैं, उन्हीं का लोकल नाम है सिरोको। अब देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक सिरोको बहती है। अब हर देश वाले ने इसका अलग अलग नाम रख दिया है। जैसे मिस्र में इसी सिरोको को जो है हम लोग कहते हैं खमसिन। क्या कहते हैं, खमसिन। तो ध्यान रखिएगा, है एक ही पवन, अलग अलग देशों में उसके क्या हैं, अलग अलग नाम है। मिस्र वाले इसको जो है, इजिप्ट वाले इसको, मैं ई लिख देता हूं, ई फॉर इजिप्ट। इजिप्ट वाले इसको क्या नाम देते हैं, खमसिन नाम देते हैं, खमसिन। है ये वेस्टर्ली पछुआ पवन ही है, जिसको ज्योग्राफी में हम लोग सिरोको कहते हैं। लेकिन अगर इसको लोकली कंट्री वाइज हम लोग देखें तो इसका अलग अलग नाम लोगों ने दे दिया। जैसे मिस्र के लोग इसको क्या कहते हैं, खमसिन कहते हैं। मिस्र के बगल में कौन सा देश है, लीबिया। भाई लीबिया ही तो है। और लीबिया किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका का सबसे गर्म जगह अल अजीजिया है। तो ये लीबिया है, लीबिया वाले इसी विंड को क्या नाम देते हैं, मैं यहां पर एल लिख देता हूं, एल फॉर लीबिया। लीबिया वाले इसको नाम देते हैं घिबली, घिबली। लीबिया वाले इसको नाम देते हैं घिबली। और लीबिया के बगल में क्या है हमारा, ट्यूनेशिया है, और ट्यूनेशिया वाले इसको नाम देते हैं चिली, CHILI, चिली। अगर आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी में गिबली लिखा होता है, हाँ, लेकिन आप इसको जब अंग्रेजी की बुकों में देखेंगे तो घिबली लिखा होता है। जैसे हिंदी में हम लोग गौरी पढ़ते हैं, जब अगर आप अंग्रेजी की बुकों को पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें घौरी लिखा होता है, GH लिखा होता है। जैसे हम लोग चंगेज खान बोलते हैं, चंगेज खान की स्पेलिंग क्या होती है, जी से शुरू होती है, वो गंगेज खान लिखा होता है ना। तो वो थोड़ा सा जो है भाषा में परिवर्तन हो जाता है। अंग्रेजी में देखेंगे तो घिबली होता है ये, और हिंदी की किताबें पढ़ेंगे तो उसको गिबली बोलते हैं। क्या, सिरोको का ही लोकल नाम है। जो ये वेस्टर्ली चल रही है, इसको ज्योग्राफी में हम लोग एक रूप से क्या बोलते हैं, सिरोको। लेकिन अब हमने तो जाग्राफर ने इनको सिरोको बोल दिया ना, लेकिन अब इनका लोकल नाम क्या है, उस देश के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही मिस्र वाले इसको क्या बोलते हैं, मिस्र वाले इसको खमसिन बोलते हैं। लीबिया वाले कहे कम रहे, कहे जब तुम अलग नाम रखे तो हम भी रखेंगे, इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, घिबली। अब तो ट्यूनेशिया वाले भले छोटे हैं, इतने बड़े हैं ट्यूनेशिया वाले, औकात कुछ नहीं है, लेकिन ये भी टसन में रहते हैं, इन्होंने कहा हम चिली कहेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। जो हवा बह रही वो एक ही है आपकी। लिखा इसको आप लोगों ने, ये ई फॉर इजिप्ट है, एल फॉर लीबिया है, टी फॉर ट्यूनेशिया है। अब सिरोको को हम लोग जो है कहते हैं
रक्त वर्षा करने वाली पवन, क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिरको को ही, ये तो इसके लोकल नाम हो गया अलग अलग जगह पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड रेन विंड बोलते हैं। इसका निकनेम क्या है? एक ब्लड रेन विंड बोलते हैं। रक्त वर्षा करने वाली पवन करती कहां पर है रक्त वर्षा? पहले इसको देख लीजिएगा, ये करती है इटली और स्पेन में, इनके तटों पर जो है रक्त वर्षा करती है। इटली और स्पेन में ये जो है रक्त वर्षा करती है। बता रहे हैं, इसको ब्लड रेन विंड बोला जाता है। अब आप पूछेंगे ब्लड रेन रक्त वर्षा करती क्यों है, तो आप कहेंगे कहां करती है? आप कहेंगे इटली और स्पेन के तटों पर करती है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, याद क्यों नहीं था भाई? इस पर देखिएगा, ये इटली है आपका, ये देश इटली है। इटली के बगल में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एपेनाइन। छोड़ दी, अभी देखिएगा, मत टेंशन मत लीजिए। ऐसे स्पेन के पास में यहां पर आल्पस की पर्वत श्रृंखला है। ये जब पौने चलती हैं, समझिएगा, ये जब पौने चलती हैं तो अच्छा ये देखिए कैसा क्षेत्र है ये सब हमारा, ये क्षेत्र है। जब ये उड़ी तो अपने साथ कुछ रेत के कणों को क्या कर लेती हैं? उठा लेती हैं। कुछ रेत के कणों को लेकर उड़ती हैं, बीच में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में हमको क्या मिलेगा? वाटर वेपर। तो रेत के कण हवा के साथ उड़े और उड़ के कहा पहुंचे? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में इन्होंने किसको अपने साथ संजो लिया? वाटर वेपर को। वाटर वेपर इनके साथ हो लिए। अब देखिएगा, जब वाटर वेपर जो होता है उसको अगर पानी में बदलना है, बूंद में बदलना है, तो उसके लिए एक बेस होना चाहिए, ठीक है? तो वो बेस कौन देता है? ये जो रेत के छोटे छोटे महीन महीन कण होते हैं वो उसको बेस देते हैं और ये बूंद के रूप में यहाँ पर बन जाते हैं। और जब बूंद के रूप में बनते हैं तो यहाँ पर जब ये पर्वतीय ढालों से टकराते हैं, कहाँ? इटली और स्पेन में, तो ये पानी के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। क्योंकि इसमें बालू के कण होते हैं और बालू का कण पानी में मिला होने के कारण पर थोड़ा सा किस रंग का हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है और लाल रंग का हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त वर्षा कहते हैं या ब्लड रेन कहते हैं। तो ब्लड रेन ये क्यों करते हैं, समझ में आप लोगों के? तो इटली और स्पेन में ब्लड रेन करते हैं। कैसे करते हैं? जो रेत के छोटे छोटे कण हैं उनको हवा के साथ ही, जो वेस्टर्लीज है ना, ये उड़ा ले जाती है। रास्ते में भूमध्य सागर पड़ता है। भूमध्य सागर से किसको लेते हैं? वाटर वेपर को। ये जाते हैं, जैसे ही यहाँ पर पर्वतीय ढालों से टकराते हैं इटली और स्पेन के क्षेत्रों में, ये ठंडे होते हैं। ठंडे होंगे वाटर वेपर तो क्या करेंगे? एक आधार बनाएंगे, किसके लिए? बरसने के लिए। आधार कौन दे देता है इनको? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी तभी बरसेगा जब उसको कोई एक बेस मिलेगा, और इसीलिए डस्ट पार्टिकल का होना हमारे एटमॉस्फेयर में कंपलसरी होता है। ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो डस्ट पार्टिकल था, उसमें राख के कण थे, सारी चीजें पढ़ी थी ना। तो ये इनको एक आधार देते हैं बूंद बनने के लिए। जब इसी बालू के कणों के चारों ओर बूंद बन जाती हो, जब नीचे गिरते हैं तो रेडिश कलर की हो जाती है। भाई बालू का कण होता है वो लाल रंग का, वैसे ही होता है लगभग लगभग। अब ये देखिएगा, रेगिस्तान का जो बालू होता है वो अपने यहाँ जो नदियों में बालू होता है ना उसके तरीके से नहीं होता है, वो थोड़ा सा रेडिश कलर का। अगर जैसे रेगिस्तान का आप देखेंगे, रेगिस्तान सॉरी राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहां को वहां के बालू का आपने फिल्मों में देखा होगा, यूट्यूब पर या सच में देखा होगा, तो देखिए वो हल्के लाल रंग के होते हैं। तो जो मरुस्थलीय बालू होते हैं वो लाल कलर के होते हैं हल्के से। इसके कारण ये जो है लाल रंग का पानी भी हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड रेन बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने
हरमट्टन देख लिया और सिरोको देख लिया। एक हवा और बसती है जो कि चलती है आपके सूडान में चलती, हबूब। क्या नाम है? हबूब। तो एक अगली लोकल विंड है, हाँ, अगली लोकल विंड है जिसका नाम क्या है? हबूब है। ये हबूब थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है हम लोग देखते हैं। नहीं, नाम से नहीं खतरनाक है, नाम से तो बड़ी प्यारी, आगे एम ए लगा दीजिए महबूब हो जाएगा, ठीक है। तो नाम तो इसका बड़ा प्यार रहा है? हाँ। ये खतरनाक क्यों है समझते हैं। हालांकि जब हम लोग एशिया पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिएगा, ये आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब में जो है यहां पर भी रेगिस्तान है, रबल खाली रेगिस्तान यहीं पर है, ठीक है। तो रबल खाली रेगिस्तान से ये कुछ क्या करती हैं, उठाती हैं, ये यही जो आपकी ट्रेड विंड है, कुछ बालू के कड़ों को उठाती हैं। फिर यहां से क्या लेती हैं, बीच में रेड सी, क्योंकि बहुत चौड़ा रेड सी नहीं है, तो यहां से कुछ वाटर वेपर उठाती हैं। और उस वाटर वेपर को उठाने के बाद देखिएगा कहां पर प्रवेश करती हैं, सूडान में। सूडान में जब ये पहुंचती हैं तो सूडान से भी कुछ मात्रा में बालू के कण फिर उठाती हैं। पहले क्या उठाई, बालू, बालू के बाद में वाटर वेपर हल्की मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, फिर बालू। तो जब ये हवाएं सूडान में पहुंचती हैं तो ये बहुत सघन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दो दो बार बालू उठा, अच्छा देखिएगा, अगर कहीं किसी भी जगह पर अगर आपकी उंगली मिट्टी ऐसे नॉर्मल सादी उंगली हो, मिट्टी में डालिए, मिट्टी चिपकेगी ज्यादा नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको भिगो लीजिए और फिर मिट्टी में डालिए तो ज्यादा मिट्टी चिपक जाती है। वही कहानी आपकी यहां पर होती है। पहले बालू चला, इसने साथ में क्या लिया, कुछ वाटर वेपर को, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ गई। फिर जब ये सूडान में प्रवेश की तो अब ये क्या करती है, अपने साथ और ज्यादा बालू को इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि इस पूरा सहारन डिजर्ट है। अभी जब आगे बढ़ती है तो इतना बालू इसमें हो जाता है कि जब ये यहाँ पर खासकर जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, खार्तूम के पास पहुंचते पहुंचते इनके पास इतना ज्यादा बालू हो जाता है कि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है लोगों की। अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कोहरा नहीं होता है अपने यहाँ कि सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, वो कंडीशन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो हबूब जो है सूडान के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही निगेटिव सेंस में देखी जाती है, क्योंकि इससे विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये हबूब के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। हबूब क्या करती है, ये जो है पहली बात तो सूडान में चलती है, और इसका नुकसान क्या होता है, ये विजिबिलिटी को कम कर देती है। ये जब चलेगी सूडान में जहां जहां पर, अब भाई मान लीजिए सड़कों पर चल रही है, अब इतना ज्यादा बालू है कि लोगों को सामने दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका वो नुकसान होता है। ये हबूब हो गए। तो देखिएगा, हम लोगों ने 3 मिनट देखे, हरमट्टन, सिरोको। सिरोको के भाई ये तीनों नाम है, पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि इसको मिस्र में क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, लीबिया में क्या कहते हैं। हबूब आपका वो भी पूछा जाता है। जो आपका अफ्रीका है, यहाँ पर ये 3 ही जो पौने हैं, लोकल विंड्स हैं, ये महत्वपूर्ण है। बस 3 लोकल विंड्स यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ी सी जो है हम लोग यहाँ की जनजातियों को देख लेते हैं। 4-5 जनजातियां हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, सिमून भी है, छोड़ दीजिए, वो आपके लिए मतलब की नहीं है। हाँ, वैसे तो अब देखिएगा यहाँ पर भी दुनिया भर की पौने चलती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि अब बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका। यहाँ पर आपको केवल 4 ही ध्यान रखिए, हरमट्टन, सिरोको और हबूब। अब
अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग ट्राइब्स। ट्राइब्स नहीं बताने वाली चीज नहीं है यहाँ पर, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जैसे सिरोको को ब्लड रेन क्यों कहते हैं, कारण क्या है, अभी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या हबूब के कारण विजिबिलिटी सूडान में क्यों कम हो जाती है, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। किताबों में सिर्फ मिलेगा कि सूडान में हबूब पौने चलती हैं, ये दृश्यता को कम कर देती हैं, बस इतना मिलेगा। तो बाकी सारे फैक्ट है, ये आप जब बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सबके सब क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी में इसके बारे में अच्छे से दिया हुआ है, अफ्रीका के बारे में। एक बार आप लोग रीडिंग कर लेंगे, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है पीपुल में, क्लास 6 में ही जहां तक मुझे याद है कि अफ्रीका के बारे में दिया है, क्लास 6 या 7 किसी एक में है, हालांकि जहां तक 6 में ही है। और उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ की जनजातियां देख लेते हैं हम लोग, ट्राइब्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिएगा ये मिस्र है, मिस्र में एक ट्राइब पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य होता है कृषि करना। अच्छा ध्यान रखिएगा, मिस्र में हमने बताया था कि कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, किस कारण, नील नदी के कारण। हाँ, यहाँ पर जो कपास की खेती करने वाले किसान होते हैं उनको हम लोग फेल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं, फेल्लाह कहते हैं। और एक जनजाति है मिस्र की। तो ट्राइब में आप लोग लिखेंगे यहां पर पहला फेल्लाह, फेल्लाह। फेल्लाह ये कहाँ की ट्राइब है आपकी, इजिप्ट की है। और इजिप्ट की कैसी ट्राइब है, कृषक ट्राइब है, एग्रीकल्चरल ट्राइब है, ये कृषि का कार्य करती है। और कृषि भी किसका करती है, ये मुख्य रूप से कपास का, क्योंकि मिस्र का कपास दुनिया का सबसे बेहतरीन कपास होता है, मिस्र का कपास। तो ये कॉटन का जो है, कॉटन एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कॉटन एग्रीकल्चर का काम करते हैं। देखिएगा यहां पर हम लोगों ने देखा था, हम लोगों का क्या है, केन्या, तंजानिया, युगांडा पर विक्टोरिया लेक है। इसी विक्टोरिया लेक के तटों पर जो है एक जनजाति रहती है जिसका नाम है मसाई। क्या नाम है, मसाई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मसाई जनजाति अफ्रीका में कहां पाई जाती है, तो कहेंगे 3 देशों में। कौन से 3 देश, जो विक्टोरिया के चारों तरफ हैं, कौन कौन से, केन्या, तंजानिया और युगांडा, ठीक है। ये स्पेशली विक्टोरिया नदी के, विक्टोरिया झील के तटों पर ही रहते हैं। तो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है मसाई। मसाई, मसाई, मसाई कहां पाए जाते हैं, विक्टोरिया लेक के तटीय क्षेत्रों में। अब विक्टोरिया लेक का तट 3 देशों में फैला है, तो आप कहेंगे ये 3 देशों में पाए जाते हैं। मसाई जो होते हैं ये पशुपालक होते हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो गाय पालन का होता है, एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री मत कहिए, लिखिएगा काउ हस्बेंड्री लिख दीजिएगा। ये मुख्य रूप से गाय पालते हैं। क्या, हाँ, यहाँ पर गाय पालते हैं मसाई लोग, बता रहा हूं। तो मसाई जनजाति 3 देशों में पाई जाती है, लिख लीजिएगा कौन कौन से देश। इस चीज को जरूर लिखिएगा कि विक्टोरिया झील के तटों पर ये पाए जाते हैं, 3 देशों में पाए जाएंगे, ये भी आप लिख लीजिएगा।
इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है या जो मुख्य पेशा होता है वो क्या होता है? पशुपालन। पशुपालन में भी आप लिखेंगे गाय का पालन। ये अपने गाय की इतनी हिफाजत करते हैं कि अगर इनके गाय को कोई टच करने आ जाए, ये अपने गाय की सुरक्षा बंदूकों को लेकर करते हैं। हाँ, हाँ। ये अपने गाय की सुरक्षा बंदूकों को लेकर करते हैं, मतलब आदमी की ड्यूटी लगती है कि कोई गाय लेकर आने जाने ना पाए। और हो सकता है भाई। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है पानी के रूप में गाय का ब्लड भी पीते हैं। इतना ब्लड पिएंगे, जैसे आपका कोई दोस्त चोटिल हो जाए तो आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, थोड़ा सा ब्लड उसको दे दिया, वो बेचारा बच गया, आपको भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ब्लड अगर आप किसी ने डोनेट किया होगा तो देखिएगा 15-20 मिनट बाद वो डॉक्टर के जाओ भाई, कुछ नहीं होता है। ऐसे ही गाय के ब्लड को पीते हैं, लेकिन इतना ब्लड लेते हैं उसका पीने के लिए कि उस गाय के हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये गाय को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन गाय का ब्लड भी ये पीते हैं। जनजाति है भाई, उनका अपना एक कल्चर है। तो ये जो मसाई जनजाति है, ये गाय का पालन करती है, गाय का ये बड़ा सम्मान करती है, उसकी सुरक्षा के लिए इनके यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं गायों की। दूसरी चीज, एक गायों का रक्त भी पीते हैं। ये चारों चीजें लिख लीजिएगा, चारों चीजें जो है क्या अब नहीं स्पेशल होता हो भाई। ये सब मैंने कहा, कालाहारी के जो बुशमैन है वो दीमक का चावल बनाकर खाते हैं, क्या करेंगे भाई। देखिए ट्राइबल कल्चर ऐसे ऐसे हैं अपने इंडिया में ही कि आप उसको देखेंगे तो आप खुद सोच से परे हो जाएंगे, अच्छा ऐसा भी होता है। जैसे मैंने तो और ट्राइबल एरिया नहीं देखा, लेकिन चूंकि मेरे बॉर्डर पर पड़ता है, थारू जनजाति रहती है, मैं वहां पर गया हूं, मेरे यहां से थोड़ी दूरी पर है। वहां जैसे ही बच्चा होश संभालता है, पैरों पर चलना शुरू करता है, तो उसके पापा जो है उसको दारू पिलाना शुरू कर देते हैं। जो लोकल वहां पर अपने तरीके से शराब बनाते हैं वो पिलाते हैं। वहां छोटे से लेकर बड़े तक सब साथ में शराब पीते हैं, कल्चर है उनका, क्या करेंगे। और किसी भी थारू का मैंने घर नहीं देखा, जो थारू ट्राइब होती है उसके घर में मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसके घर में मुर्गा न पाला हो। तो ये भी मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि हर घर में 4-5 मुर्गे। तो क्योंकि मेरे पिताजी, बड़े पिताजी वन विभाग में थे, तो मुझे घूमने का मौका मिला, तो मैंने पूछा वहां के एक लोकल से कि भाई ये यहाँ पर कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर ये मुर्गे ना पाले हों। तो मुर्गा पालने का उनका सिर्फ एक रीजन होता है कि वो जंगली क्षेत्र है, पूरा तराई बेल्ट है, और वहां पर जो है स्पेशली जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा है, टाइगर और हाथी। और जो ये बाघ होते हैं, टाइगर होते हैं, ये मुर्गे की आवाज से बहुत डरते हैं। तो इसीलिए मुर्गा पाल रखे हैं ये लोग, कि जैसे ही बाघ आता है, मुर्गा देखता है, वो कुकुड़ को बोलता है, बाघ उसकी आवाज से बहुत डरता है। इसीलिए क्या हुआ, मुर्गे से नहीं डरता है, मुर्गे की आवाज से डरता है। ठीक है, सीधी सी बात है। देखिएगा यहां पर आप इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, मेरे सामने चाहे जो भौकाल मार दीजिए आप लोग, भूत को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभी कह दो रात में कब्रिस्तान चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कितने लोग हैं चले जाएंगे, 1-2, चलिए आधा मत उठाइए, उठाना पूरा उठाइए, मैं आप लोगों से मिलूंगा। तो नहीं, कब्रिस्तान का मतलब हुआ कि अब ये शहर वाले कब्रिस्तान में मैं नहीं बोलूंगा जहां पर 10 लोग ऑलरेडी बैठे हों, ऐसा जहां सूना साना हो, जब पसीने छूट जाएंगे। भूत मैंने भी नहीं देखा है, मुझे भी डर नहीं लगता है, लेकिन हनुमान चालीसा केवल भूत के चक्कर में याद कर डाली थी मैंने। ठीक है, एक मानो जो साइकोलॉजी होती है, जो डर, वो होता ही होता है। ठीक है, बनने को चाहे जो बन लीजिए आप लोग। अभी आप कह रहे हैं अभी किसी सुनसान जगह लेकर चले जाए ना, डर लगे क्या, मानो कोई एक होगा, 100 में से कोई एक होगा जिसको डर ना लगता हो, बाकी डर सबको लगता है। मैं भी मानो हूं, मैं कह दूं मुझे डर नहीं लगता है। मैं आपको ऐसे जगह ले चलूंगा जहां पर जंगली जानवर कोई नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और अभी एक काम करेगा, क्लास के बाद आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा स्पेशली। और सभी लोग
फिर इनसे सबको मैं सूचना दूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और शर्त भी लगेगी, पसीने छूट जाते हैं भाई साहब। रियलिटी यही है। तो देखिएगा ये मसाई के बारे में खास खास चीजें थी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने यहां पर देखा था फिल्लाह, फिल्लाह के बाद हम लोगों ने क्या देखा, मसाई, और मसाई के बाद में देखिएगा हमारी कौन सी नदी बह रही थी, कांगो, कांगो या जायरे कुछ भी कर लीजिए, दोनों नदियों के नाम है, ठीक है। क्षेत्र है, यहां पर खूब वर्षा होती है, यहां पर चारों तरफ कौन से जंगल पाए जाएंगे, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहारी वर्षा वन। ये जंगल बहुत ही घने, इसके वृक्ष बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसमें एक जनजाति रहती है, निवास करती है, जिसका क्या नाम है, पिग्मी, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति के बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति एक कौन सी जनजाति होगी, दूसरा तीसरे नंबर की होगी ना, हाँ, पिग्मी जनजाति, पिग्मी। इनके बारे में खास बात क्या है, ये दुनिया की सबसे छोटे कद वाली ट्राइब है। हाँ, जैसा नाम से इनके पिग्मी लग रहा है ना, पिग्मी से ही सेंस आ रहा कि ये छोटा होगा, ठीक है। तो खास बात क्या है पिग्मी की, सबसे छोटे कद वाली ट्राइब, सबसे छोटे कद वाली ट्राइब। नहीं नहीं, पूरे विश्व के सबसे छोटे कद वाले लोग यही होते हैं, इनसे छोटा हाइट में जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई, विश्व में ही। सबसे छोटे कद वाली ट्राइब होती है। ये लोग क्या करते हैं, अपना घर जो है पेड़ों पर बनाकर, ये जो है अपना निवास स्थान पेड़ों पर बनाते हैं, पेड़ों के ऊपर क्या करेंगे, अपनी झोपड़ी बना लेंगे, वहीं पर ये रहते हैं। तो ये जो है कहां पर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आप लोगों को पता करना है कि झोपड़ी का नाम क्या होता है, परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, इनकी झोपड़ी का नाम क्या होता है, पिग्मी की झोपड़ी का। तो ये जंगलों में तो रहते हैं, लेकिन जंगलों में नीचे नहीं रहते हैं, ये क्या, ये कहां रहते हैं, झोपड़ी, पेड़ों के ऊपर अपनी झोपड़ी बना लेते हैं, लकड़ी उकड़ी जोड़कर उसी पर रहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये पेड़ों पर क्यों रहते हैं, तो पेड़ों पर रहने की वजह क्या है कि इस जंगल में, जो हमारा जंगल है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, कांगो बेसिन का जंगल इसको बोलते हैं, इस जंगल में हमारे एक मक्खी पाई जाती है जिसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी पाई जाती है। और इस मक्खी के कारण काटने से एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। सीसी मक्खी पाई जाती है इन जंगलों में, और ये मक्खी जो है जब काटती है तो उसके कारण एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, जैसे हम लोग क्या मच्छर काटते तो डेंगू मलेरिया हो जाता है ना, इस मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। सिकनेस, हाँ, स्लीपिंग सिकनेस। देखिएगा स्लीपिंग सिकनेस में होता क्या है, अगर ये मक्खी किसी को काट ली तो वो आदमी क्या करेगा, धीरे धीरे सोएगा, नींद लगेगी, सोएगा, और फिर सोता 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 ही रहेगा, ठीक, मतलब मर जाएगा। जिंदगी भर सोने का मतलब क्या है, वो मर जाता है। इसीलिए इस मक्खी, अच्छा देखिएगा, आप लोगों को जब खासकर डेंगू फैलता है अपने इधर इंडिया में, तो लोग बोलते हैं कि फुल पैंट और जूता मोजा पहनिए। क्यों, क्योंकि डेंगू के मच्छर की खास बात क्या होती है कि वो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, वो 5-6 फीट तक उड़ते हैं मुश्किल से, मतलब बहुत ज्यादा उड़ लिए तो, सॉरी 5-6 फीट, 3-4 फीट तक उड़ पाते हैं। अगर आपने इतना पोर्शन अपना कमर के नीचे का पोर्शन अपने आप अपना सुरक्षित रखा, तो इसके ऊपर डेंगू के मच्छर जो है नहीं उड़ पाते हैं।
इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि आप जब डेंगू का सीजन चल रहा हो तो अपने कमर के नीचे के क्षेत्र को सुरक्षित रखें कि मच्छर आपको ना काट पाए, यानी कि जूता वूता पहने रहें। ऐसे ही स्लीपिंग सिकनेस जो मक्खी होती है बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ पाती है, ये जमीन से कुछ ही ऊंचा, जैसे मुर्गा है, मुर्गा कितना ऊंचा उड़ लेगा भाई, तो ऐसे ही मक्खी बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती है जमीन से। अगर ये जमीन पर अपना घर बनाएंगे तो मक्खी इनको आसानी से काट लेगी, अगर ये थोड़ा सा ऊंचाई पर पेड़ों पर बनाएंगे तो मक्खी वहां तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए इनको ये काट नहीं सकती। तो इसलिए अपना पेड़ जो अपना घर है वो पेड़ों पर बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा आप लोग। इलाज तो है, लेकिन वो इतना घना जंगल है, ये मतलब सोच लिए मानो कितना मतलब शैतान दिमाग का है, जहां जहां पेड़ से सबको नष्ट कर दिया। इस जंगल को काटना, ये यूं कह लीजिए अगर इसको काटना चाहते हैं आप तो संभव मुश्किल ही नहीं असंभव जैसा है। ये इतने घने जंगल होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि यहाँ पर आप लकड़ी काटकर बाहर ला ही नहीं सकते, बहुत घने होते हैं। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं कि, इसको लिख लिया आप लोगों ने। देखिएगा होता क्या है, यहाँ के जंगलों को काटकर और बाहर निकालना लकड़ी को, ये असंभव जैसा कार्य होता है, या फिर आपके पास उतना पैसा हो नहीं, टेक्नोलॉजी। दो रीजन है, एक तो ये कांगो नदी आप देख रहे होंगे मैप पे बह रही है, और देखिएगा कांगो नदी केवल नहीं, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, कई सारी सहायक नदियां हैं। ये क्षेत्र आपका दलदलीय क्षेत्र हो जाता है कई सारी नदियों के कारण। दूसरी चीज क्या होती है, कैसा क्षेत्र है, दलदलीय हो जाता है काफी कुछ, है कई सारी नदियां बहती हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर भैया ये इक्वेटर के पास है, ये मान के चलिए कि 12 महीने खूब सूर्य मिलता है, इनको सूर्य की रोशनी मिलती है, बरसात भी यहाँ पर खूब जमकर होती है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास में है। अब होता क्या है समझिएगा, यहाँ पर मान लेते कोई पेड़ उगा, अब सूर्य की रोशनी खूब मिली तो ये क्या करता है, मान लेते इतना बड़ा हो गया, मैं दूसरा कलर लेता हूं, इधर मैं बना देता हूं, जैसे मान लेते हैं ये था, अब एक पेड़ था, इसको सूर्य की रोशनी मिली, ये इतना बड़ा हो गया, खूब मिल ही रहा है, सूर्य की रोशनी खूब मिल ही रही है। एक इसका पौधा, इसका कोई फल गिरा यहाँ पर और ये बीज बनकर यहाँ पर ऐसे गिर गया, अब ये पेड़ बनने लगा। अब ये क्या करे, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ रही थी लगातार, लेकिन इसको नहीं मिल रही थी, तो ये सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए सोचता कि मैं इससे भी बड़ा हो जाऊं, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता है और इससे भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये छोटे हो गए, इसको सूर्य की रोशनी मिल रही, अब इसका कोई वृक्ष मान लेते हैं नीचे है, उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही इसकी छाया के कारण, तो ये क्या करता है, भाई कोई चीज अगर नहीं मिलेगी तो धक्का मुक्की लगाकर वो आगे पहुंचना चाहेगा। इसके बगल वाला पेड़, इसको छाया नहीं मिल रही, इसको देख रहा है कि मिल रही है, भाई खूब भोजन बना रहा है, खूब खा रहा है, ये भी क्या करता है, खूब मेहनत करके जो है अपनी हाइट को बढ़ाता है। इसी कारण से मतलब यूं कह लीजिए कि फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के चलते हुए यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, बहुत ऊंचे हो गए हैं, मतलब यहाँ पर आपको 60 फीट तक की ऊंचाई के पेड़, 60 से लेकर 80 फीट तक की ऊंचाई के पेड़ मिलते हैं, काफी घने होते हैं, इसमें खूब टहनियां होती हैं। ठीक है, अब पता चला चारों तरफ से पेड़ खूब लगे हुए हैं, आपने एक पेड़ को काटा, पहली बात तो काट कर उसको निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि चारों तरफ इतने ज्यादा पेड़ हैं, निकाल भी लिया तो इतना दलदलीय क्षेत्र है और इसकी लकड़ी इतनी भारी होती है कि उसको बाहर लाना बड़ा कठिन काम होता है। दूर मत जाइए, बांस का पेड़ देखे आप लोग, बांस का, बांस को काटिए और बांस को निकालना कितना कठिन काम होता है बाहर, एक सामान्य आदमी, एक दो असामान्य आदमी उसको अपने हाथ, बांस जबकि बेचारा पतला सा होता है, केवल उसकी झाड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं कि वो बाहर नहीं निकलता, यहाँ पर तो बहुत मोटे मोटे और लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई संभव नहीं हो पाती है इसीलिए, और यही चीज, यही वजह है कि मानव की दृष्टि के मतलब मानव के जो है इतनी गंदी दृष्टि के कारण, अगर मानव का चलता है तो उसको साफ करके पता नहीं कहां भेज देता। देखिए इतना लालची हो चुका है मनुष्य, फिर भी ये पेड़, ये जंगल आज भी सुरक्षित है ऐसे। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। और तीसरी जनजाति, तो पिग्मी के बारे में लिखा आप लोगों ने, और तीसरी जनजाति हम लोगों की पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, उसका नाम क्या है, बुशमैन। ठीक है, और बुशमैन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था, बुशमैन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था। देखिएगा
अब यहाँ के हम लोग खनिज देख लेते हैं, जो मिनरल्स हैं उसको देख लेते हैं। क्या? हाँ, नूबियन ट्राइब में जो इधर पाई जाती है, नूबियन ट्राइब, वो तो बता रखा हूं मैं, नूबियन ट्राइब। अब ये 4-5 यहाँ के प्रमुख जनजातियां थी। देखिएगा पूरे कंटिनेंट मिलाकर आपको लगभग 30 जनजातियां, 25 से 30 जनजातियां, 25 से 30 नदियां, 25 से 30 पहाड़ियां, 25 से 30 ज्वालामुखी, ये लगभग अगर आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन लगभग लगभग सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो बताया था, बुशमैन ट्राइब के फीचर बताए थे। शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं। ये जो कालाहारी डिजर्ट है, जो आपका शुतुरमुर्ग है, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा चूंकि काफी बड़ा होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को थाली की तरह बनाकर उसमें खाना खाते हैं। ठीक है, सारे कारनामे करते हैं लोग, जो बुशमैन ट्राइब है। हाँ, ये रियलिटी है। जैसे शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसको ये ले लिए, फिर उसको क्या करते हैं, आधा आधा काट देते हैं। जो अंदर उसके पार्ट होता है उसको खा लेते हैं, जो बचा हुआ ऊपर का खोखला होता है उसको एज ए थाली की तरह यूज करते हैं। ये बुशमैन ट्राइब। अरे, शुतुरमुर्ग का अंडा मुर्गी का अंडा नहीं है। ठीक है, अरे शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा होता है। बुशमैन के बारे में बताया हुआ क्लास में, कल कल या परसों, हाँ, चर्चा हुई थी बुशमैन के बारे में। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ के हम लोग मिनरल्स को देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका होगा कटंगा प्लेटू। अरे रे रे, गया। चलिए, क्या करें भाई, ये जो है वो जैसे इस पर टच करता है बस तुरंत गायब हो जाता है। ये देखिएगा यहां पर आपको जो है कटंगा प्लेटू दिख रहा होगा, कटंगा पठार। अब हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं यहाँ के। कटंगा पठार, कटंगा पठार से ध्यान रखिएगा आप लोग, तांबे का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। कटंगा हमने पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि कटंगा के पठार से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, कांगो की नदी निकलती है। कटंगा देखा आप लोगों ने, तो ध्यान रखिएगा ये तांबे का बहुत बड़ा भंडार है। अफ्रीका में एक खान है जिसका नाम है प्रीमियर खान। क्या नाम है? प्रीमियर। तो एक कटंगा प्लेटू था, यहां से तांबा निकलता है। अफ्रीका में एक खान है जिसका नाम ही है प्रीमियर खान। प्रीमियर खान, प्रीमियर माइन। नहीं नहीं, कॉपर मुख्य रूप से मिलता है। यूरेनियम आपका जब पढ़ेंगे उधर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेब, अथाबास्का, विनिपेग, ये सब पढ़ेंगे कनाडा में, तो वहां पर मिलता है आपका। फिर कजाकिस्तान में आपका यूरेनियम बहुत मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है यूरेनियम। प्रीमियम माइंस, ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका की है, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यहां से हीरा निकाला जाता है। तो प्रीमियर खान कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। और खास बात इसकी क्या है? सबसे ज्यादा डायमंड यहां से निकाला जाता है। डायमंड, सबसे ज्यादा डायमंड निकाला जाता है। डायमंड निकालते अफ्रीका में है, लेकिन इसकी पॉलिशिंग और कटिंग कहां पर होती है? हमारे सूरत में होती है। तो सूरत वाले ज्यादा अमीर हैं अफ्रीका वाले की तुलना में, क्योंकि ये निकाल कर बेच देते हैं कच्चा, उसका कोई यूज रहता नहीं है। उसको जब पॉलिश करके बेचते तभी मार्केट में उसकी वैल्यू बनती है। यही कारण है कि इसको हम लोग जो है फ्यूचर कंटेंट कहते हैं। यहाँ पर खनिज बहुत है,
लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाता है तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण। अच्छा, यहां पर देखिएगा किनारे आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्लेटू है जिसका नाम है बी प्लेटू, दिखाई पड़ रहा है, बी बी BEI दिखाई पड़ रहा है। बी प्लेटू आप लोगों ने देखा? बी प्लेटू के बारे में खास बात मैं बता चुकी है, पर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा बी प्लेटू के चारों तरफ ऐसे नदी निकली है, देखिएगा चारों तरफ नदियां निकली हैं कई सारी, ठीक है। बी प्लेटू जो है ये अफ्रीका का गुंबदाकार पठार है। गुंबदाकार पठार को हम लोग बोलते हैं इंसलबर्ग। क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग। जो बी प्लेटू है आपका वो अफ्रीका का गुंबदाकार पठार है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसलबर्ग। और इंसलबर्ग की सबसे खास बात क्या होती है, जो ऐसे पठार होते हैं वो ऐसे होते हैं डोम किसी शेप में। अब होता क्या है कि यहां से कई नदियां निकलती हैं, तो कुछ नदी इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, कुछ इधर निकल गई, तो यहां से चारों दिशाओं में क्या होती हैं? नदियां निकलती हैं। और ऐसा आप अपने इंडिया में देखेंगे कहां से? अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक भी ऐसा क्षेत्र है जहां से चारों नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो इसलिए बी प्लेटू आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखेंगे ऊपर यहां पर कहीं पर जोश का पठार दिखाई पड़ रहा है। जोश का पठार देखा आप लोगों ने? जोश का पठार, जोश का पठार, जोश प्लेटू मिला आप लोगों को? किस जगह पर है जोश का पठार? हाँ हाँ, वो लगभग नाइजीरिया के लगभग नाइजीरिया के पास में ही है। नाइजीरिया जो देश है, जोश का है, जोश का पठार जो है कहां पर है? नाइजीरिया में है और भंडार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि टिन का सर्वाधिक उत्पादन अफ्रीका में कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? नाइजीरिया होगा। देश में नाइजीरिया हो जाएगा, प्लेटू में जोश प्लेटू हो जाएगा। टिन का उत्पादन नाइजीरिया में सर्वाधिक होता है। प्लेटू, इथोपियन प्लेटू या अबसीनिया का पठार। इथोपियन प्लेटू या अबसीनिया का पठार, यहां इथोपिया जहां पर है आपका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास देखिएगा, यहां पर है इथोपियन प्लेटू या अबसीनिया का पठार। इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। देखिएगा इथोपिया के पठार के बारे में लिखिएगा, विश्व की पहली मानव सभ्यता का प्रारंभ। विश्व की पहली मानव सभ्यता का प्रारंभ इस इथोपिया के पठार से ही हुआ। विश्व की पहली मानव सभ्यता का प्रारंभ इथोपिया के पठार से हुआ। हाँ, वही हाईलैंड और प्लेटू दोनों एक ही वर्ड है। इसका दूसरा नाम क्या है? अबसीनिया है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी अबसीनिया करके भी नाम पूछ लेता है, तो इसका जो है अबसीनिया नाम है। अबसीनियन, अबसीनिया, हाँ अबसीनिया। इनफैक्ट जो इथोपिया था इसका पुराना नाम अबसीनिया था, ठीक है। अब उसका नाम, नया नाम इथोपिया कर दिया गया है, तो इसका पुराना नाम अबसीनिया, इसलिए इसको अबसीनिया का पठार बोलते हैं। और क्या? हाँ, ये देखिए जब एक बार हम लोगों ने चर्चा की कि यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का जो है
वो है मुख्यालय। तो क्यों है? क्योंकि ये ऊंचाई पर होने के कारण ठंडा है। ठीक है, तो ये ऐसा पठार है जो कि सबसे ऊंचाई पर है अफ्रीका में, तो उसको रूफ कहा ही जाएगा। एक जो बहुत खास चीज है इसके बारे में कि कॉफी का ओरिजिन, कॉफी का ओरिजिन यानी कि कॉफी का मूल स्थान यही आपका इथोपिया है। हाँ भाई, जो कॉफी आज हम लोग अपने कर्नाटका में या असम में बोते हैं, तो उसकी उत्पत्ति पहले, सबसे पहले वो कहां मिला था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉफी का जो मूल स्थान है, बर्थ प्लेस कह लीजिए उसको, बर्थ प्लेस कॉफी का कहां पर है? इथोपिया के पठार पर है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसी इथोपिया के पठार पर अफ्रीका की सर्वाधिक कॉफी का जो है उत्पादन होता है। भाई बर्थ प्लेस तो है ही है, लेकिन यहां पर जो है सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन भी होता है अफ्रीका के। कहा? नहीं नहीं, अफ्रीका का, अफ्रीका। पूरे विश्व की इस समय सर्वाधिक कॉफी उत्पादन जो है वो ब्राजील में होती है, लेकिन ओरिजिन यहां से हुआ है, केवल इसका मूल स्थान यहां पर है। अच्छा, कॉफी खोजी कैसे गई? ये शुरू से ही गरीब कंट्री थी भाई, पूरा अफ्रीका जो है, इजिप्ट, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, बाकी सारे के सारे गरीब देश हैं। नॉर्मली लोग पशुपालन का काम या कृषि का काम करते हैं। तो जब पशुपालक क्या करते थे, अपनी भेड़ को या बकरी को या गाय को चराने लेकर जाते थे इथोपिया के पठार पर, तो देखते क्या थे कि बकरी चर रही है, चरते चरते भाई कई प्रकार की घासें होती हैं, तो जब वो कॉफी के घास को जब बकरियां चर लेती थी, तो जब ज्यादा खा लेती थी तो उसके बाद वो मग्न हो जाती थी, जैसा लगता था उसको, उनको कोई 2 बोतल जो है दारू पिला दिया हो। भाई कॉफी में नशा तो होता है, निकोटीन होता है। अब वो बेचारी झूमती रहती थी, रास्ता चल ही नहीं पाती थी। तो जो उनके, हाँ, हाँ सॉरी, कैफीन, उसमें निकोटीन उसमें होता है आपको चाय में। तो अब वो जब कैफीन जो है ज्यादा हो जाता तो वो बेचारी नशे में चलती थी, और जब वो वापस आती तो लुढ़का कर गिरती उड़ती आती थी, तो सोचते थे यार साला ऐसा क्या है कि इसमें जो है ये खा रही हैं और ऐसा हो रहा है। तो उस किसान ने सोचा लो मैं भी ट्राई करूं, तो उसने भी ट्राई किया, तो उसको बड़ा आनंद आया जब हल्का सा खाया, और धीरे धीरे यही से कॉफी की महत्ता का लोगों को पता चला। और देखिए कॉफी अभी भी पी लीजिए, शरीर में कितना भी दर्द हो या कितना भी आपको सुस्ती आ रही हो, शरीर यहां देखिएगा, ये इस क्षेत्र में देखिएगा, कौन सा देश है हम लोगों का? ये अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास आपका एक पठार होगा जिसमें लिखा होगा अहगर या होगर। अहगर भी लिखा होगा और होगर भी लिखा होगा, दोनों लिखा है, अहगर या होगर प्लेटू। अहगर या होगर प्लेटू, ये कहां पर है आपका? अल्जीरिया में है, ये ध्यान रखिएगा। एक पठार आपका देखिएगा यहां लीबिया के पास में होगा, इधर थोड़ा सा आगे आएंगे, अहगर के इस तरफ आएंगे, थोड़ा सा इस तरफ तिब्लिसी होगा। तो देखिए ऑक्सफोर्ड वाले में वो तिब्लिसी नहीं लिखा होगा, वो तिब्बती लिखा है ना। हाँ, तिब्बती लिखा है। तो और कहीं कहीं आपको तिब्लिसी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो जो लिखना हो लिख लीजिएगा, तिब्बती या तिब्लिसी का पठार, तिब्बती या तिब्लिसी का पठार, ये लीबिया के पास में है। क्या? हाँ, कुछ नहीं, बस ये पठार है। कभी कभी एग्जाम से आपसे पूछा कि ओहगर पठार, या देखिए कहीं कहीं वो देखिएगा होगर लिखा होगा या अहगर, ये दोनों वर्ड चलते हैं। ठीक है, ये पूछ ले कहां कहां पर है, बस इतना ही। तिब्बती का पठार पूछ लेता कि कहां पर है। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने देखा था, जो हम लोगों का कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? एटलस। और यहां पर हम लोगों का किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? रॉक फास्फेट
फोस्फेट का, ठीक है। और कौन करता है सर्वाधिक उत्पादन? मोरक्को करता है, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज के बारे में कुछ छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें थी जो हम लोगों ने देखी, ठीक है। एक बार आप लोग बुक रीडिंग जरूर कर डालिएगा। लगभग लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, लेकिन बुक रीडिंग आपको करना ही करना है, ठीक है। और इसी के साथ अफ्रीका में कुछ बस तो नहीं रहा है। पहाड़ हो गए, पर्वत चोटी हो गई है, नदी, झील, वॉल्केनो यहाँ पर बहुत ज्यादा है नहीं। एक किलिमंजारो, यहाँ पर एक माउंट कैमरून है। यहाँ पर देखेंगे माउंट कैमरून है बस। जो कैमरून देख देख रहे हैं, कैमरून में देखिएगा एक माउंट कैमरून होगा बस। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। हाँ, कैमरून जहां पर है वहीं पर माउंट कैमरून एक होगा बस, वही। ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरे अफ्रीका में। अब जो है आपके कोई वॉल्केनो ऐसे नहीं बचे हैं, ठीक है, जो आज भी इरप्ट होते हैं। सब के सब खत्म हो चुके हैं। तो नदी हो गया, झील हो गया, ट्राइब हो गए, मिनरल्स हो गए। क्या हिल्स बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हिल्स दो तीन थे, माउंट केनिया था, माउंट किलिमंजारो था, इधर माउंट कैमरून है। बाकी इसका टॉप कॉल आपको याद रखना है और इसका नेटालियन याद रखना है बस, ठीक है। 5 हिल्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, इन्हीं में से पूछेगा। हाँ, इसके बगल में है प्लेटू, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। वैसे तो पूरे अफ्रीका में आप देखेंगे दुनिया भर के प्लेटू हैं। बस ये पूछ लेता कि तिब्बती का पठार कहां पर है, इतना पूछता है। सही बात तो है कि जो सहारा डिजर्ट वाला क्षेत्र है, यहां पर कई सारे प्लेटू हैं। आप देखेंगे 3-4 प्लेटू हैं। सबको नहीं पढ़ना है। ये एक दो बार कभी कभी पूछ लेता कि कहां पर है, इसलिए मैंने बता दिया है। सहारा में किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं पाया जाता है। कोई भी पठार होगा या चाहे मैदान होगा, किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं पाया जाएगा। यहां पर बस आपको ध्यान रखना है, ये जो गल्फ ऑफ गेप्स है और गल्फ ऑफ सिद्रा है, ये चीज हमने आपको बताई थी कि यहां पर किसका भंडार है? पेट्रोलियम का। गल्फ ऑफ गेप्स और गल्फ ऑफ सिद्रा में पेट्रोलियम का भंडार है। और कुछ मात्रा में जो डेल्टा है नील नदी का, यहां पर है पेट्रोलियम का भंडार बस। क्या हाईलैंड या प्लेटू एक ही बात है। कहां कहां पर है? नहीं नहीं, वो बेल्ट्स बेल्ट्स घास का मैदान है यहां पर। बेल्ट्स घास का मैदान, जैसे सवाना घास का मैदान है, ऐसे बेल्ट्स का घास का मैदान है। बेल्ट्स ग्रासलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, बेल्ट्स नीचे देखिएगा, बेल्ट्स दिया होगा साउथ अफ्रीका में। हाँ हाँ, वो बेल्ट्स ग्रास का मैदान है आपका, बेल्ट्स ग्रासलैंड है। और देखिएगा, अगर मान लेते कोई पॉइंट आपको छूटा, वैसे मैंने कोशिश की सारी बातें बता दूं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आपको छूटा हुआ नजर आएगा तो बताइएगा। अब हम लोग कौन सा पढ़ डाले भाई? नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका पढ़ डाले, चलिए। नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका आप लोग खोल लीजिएगा एक बार। और पूछते हैं ग्रास, दो ही ग्रासलैंड है, एक बेल्ट्स घास का मैदान है, एक सवाना है, ठीक है, दो ग्रासलैंड, सवाना और वेल्ट्स, वेल्ट्स, हाँ VELDS, वेल्ट्स, दो ग्रासलैंड है, सवाना और वेल्ट्स ग्रासलैंड। डिजर्ट, डिजर्ट देखिएगा तीन महत्वपूर्ण है वहां पर। अब जो सहारा डिजर्ट है उसमें कई छोटे छोटे पार्ट करके दे दिए हैं, जैसे साहेल है तो साहेल सहारा का ही भाग है। उधर फिर आपका देखिएगा नूबियन डिजर्ट है, इधर आपका लीबियन डिजर्ट है, ठीक है, लेकिन ये सब जो है आपके सहारा के ही पार्ट है, तो उसमें आपको ज्यादा हेडेक नहीं लेने की जरूरत है। तीन डिजर्ट आपको याद रखने हैं, सहारा, नामीब और कालाहारी, बस ये तीन डिजर्ट याद रखने हैं। नूबियन इसलिए हमने बता दिया क्योंकि वहां पर नूबियन ट्राइब पाई जाती है, तो उसी के नाम पर उसका लोकल एक नाम पड़ गया था, ठीक है। पहले ये देखते हैं हम लोग कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये देश आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देश कनाडा है, क्या है, कनाडा है। फिर ये हमारा यूएसए है, और यूएसए के बाद ये हम लोगों का क्या है, मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे देखेंगे 7 छोटे छोटे देश हैं, मैक्सिको नीचे देखेंगे 7 छोटे छोटे, जिसमें होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, ठीक है, पनामा है आपका, देख रहे हैं सब, निकारागुआ है, कोस्टरिका है, छोटे छोटे देखिए देश दिखाई पड़ रहा है आपको ये। प्लस इधर देखिएगा क्यूबा है आपका, ठीक है, जमाइका है, और इस तरफ आपका जो है देश होगा हैती, देख रहे हैं इधर द्वीपीय देश है, क्यूबा है, क्यूबा के नीचे देखेंगे छोटा सा देश जमाइका है, और जमाइका के इधर देखेंगे एक देश के आपका क्या है, हैती, और हैती के बगल में एक देश आपका कौन सा है, डोमिनिकन रिपब्लिक की, और बाकी छोटे छोटे और द्वीपीय देश होंगे, देख रहे हैं ये। तो कौन कौन आ रहा है अभी देखेगा हमारे अमेरिका में, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, नीचे ये जो छोटे छोटे देश है इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, होंडुरास है, पनामा है, ठीक है, ये सब जो देश है छोटे छोटे। और देखिए 7 कंट्री होंगे आपके, ये 7 कंट्री है कि नहीं है, देखिए गिनिए, देखिएगा 7 छोटे छोटे देश हैं कि नहीं है यहां पर, हाँ, कौन कौन से देश हैं, क्या, ग्वाटामेला होगा, हाँ, और ग्वाटेमाला, और एल सल्वाडोर, निकारागुआ, हाँ, क्या, निकारागुआ के बाद क्या बोला, होंडुरास, हाँ, पनामा तो सबसे नीचे है, हाँ, बेलीज और कोस्टरिका, हाँ, हाँ, ग्वाटेमाला। ये 7 छोटे छोटे जो देश है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, ठीक है। क्या साउथ में क्या मतलब, ये नहीं नहीं, देखिए जैसा है क्या, पहले अमेरिका को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ में। ऊपर पनामा देश के नीचे, ये जो पनामा नहर बनी उसके नीचे का जो पूरा देश है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल, हाँ सेंट्रल क्यों कह दिया जाता है इनको, इसलिए इसको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कह दिया जाता है, ठीक है।
अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये देखेगा खूब बड़ा सा एक आइलैंड है जिसका क्या नाम है, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की सबसे खास बात क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हाँ सबसे बड़ा द्वीप है। क्या मैंने महाद्वीप बोल दिया क्या, समझिएगा, महाद्वीप नहीं होगा, महाद्वीप तो एशिया। तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड को आप देखेंगे तो ये फिजिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन पॉलिटिकली इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। देखिएगा अगर आप ग्रीनलैंड के मैप को देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा नॉर्थ अमेरिका, सॉरी डेनमार्क, डेनमार्क। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, डेनमार्क के कब्जे में, डेनमार्क की नहीं है। देखिएगा ये डेनमार्क एक देश है, उसके कब्जे में, देखिएगा डेनमार्क लिखा होगा मैप में आप लोगों के, ठीक है। हाँ नूक, हाँ ठीक है, नूक इसकी राजधानी है। इस पर कब्जा किस देश का है, डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा देश है, डेनमार्क, हाँ डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा देश है। उस छोटे से देश ने दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जा कर रखा है। डेनमार्क को मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट देख लीजिएगा आप लोग, डेनमार्क कितना बड़ा है, बता रहा। कहां गया भाई, देखिएगा ये देश यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये देश, ये छोटा सा यूरोप में यही डेनमार्क है। और डेनमार्क ने जो है, चूंकि वो फिजिकली जो है ग्रीनलैंड वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, तो इसको यूरोप में नहीं दिखाते हैं। उस पर इस छोटे से देश ने उस सबसे बड़े द्वीप पर कब्जा कर रखा है, सोच लीजिए। डेनमार्क इतना छोटा, अगर आप यूरोप के नक्शे में उसको ठीक से नहीं ढूंढेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ये ऊपर डेनमार्क है, ठीक है। तो कहा, अभी यहाँ का जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली बने हैं ना डेनमार्क के, ध्यान नहीं आ रहा है। अब किस देश में क्या चलता है पूरा तो मुझे नहीं पता। जैसे महत्वपूर्ण देश है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ब्राजील में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब बाकी इतने देश है, सबके बारे में मुझे नहीं पता कि कहां पर कौन सा सिस्टम। जो महत्वपूर्ण देश है उनके बारे में आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो कितना छोटा सा देश है डेनमार्क, आपका दिखाई पड़ा डेनमार्क आपको यूरोप में, हाँ। और उसने कब्जा कर रखा है ग्रीनलैंड पर, सबसे बड़े द्वीप पर विश्व के। तो ग्रीनलैंड के बारे में क्या क्या खास है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। दूसरी चीज, फिजिकली ये कहां पर आता है, फिजिकली किसका पार्ट है, ये किस कंटिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का ये फिजिकली पार्ट है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का जो है भौतिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है, लेकिन पॉलिटिकली इस पर किसका कब्जा है, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के अंदर आता है। और डेनमार्क जो है यूरोपियन देश है, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क यूरोप कंट्री है, यूरोपियन देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोगों ने देखा कौन सा, ग्रीनलैंड। अच्छा अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इंडियन ओशियन का
सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप नहीं, द्वीप कौन सा, आइलैंड कौन सा, तो आप क्या कहेंगे, मेडागास्कर कहेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब पूरा वर्ड पढ़ते चलेंगे तो किस महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। अब दूसरे नंबर पर कौन होगा वो धीरे धीरे हमको पता चल जाएगा। क्या? नहीं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसका नाम भले ग्रीनलैंड है, आपको लगता होगा कि यहाँ पर हरी हरी घास होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बेचारे जो है पूरा 12 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। डेनमार्क ने दुनिया को दिखाने के लिए इन पर कब्जा कर रखा है। इनको बेचारे से कुछ मिलता उलता नहीं है। क्या? हाँ, एस्किमोस जनजाति यहाँ पर रहती है। देखिएगा, एस्किमोस आपके अलास्का में, नॉर्दर्न कनाडा में, और ये जो आपका है ग्रीनलैंड, यहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जब जनजातियां पढ़ेंगे ट्राइब्स तो वहां पर आएगा। तो ये यहाँ पर आपको बस इतना है, बाकी और कुछ नहीं। एस्किमो रहते हैं। डेनमार्क ने यह है कि हाँ, रुतबा जमाने के लिए इस पर कब्जा कर रखा है बस। अभी तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा नीचे आते हैं। ये पूरा हम लोगों का कनाडा है। कनाडा में कुछ खास बात दिखाई पड़ रही है अभी आपको? क्या? नहीं, विवाद विवाद चल रहा है, चलिए ठीक है। कनाडा में और कुछ खास दिखाई पड़ रहा है? चलिए मैं थोड़ा सा वर्ड मैप लगा देता हूं, तब आप लोग बताइए। थोड़ा सा वर्ड मैप। चलिए, ये पूरा वर्ड का मैप देख रहे हैं आप लोग? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, तो आप क्या आंसर देंगे? देखकर बताइएगा, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखकर बताइए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे लंबी तटरेखा किस देश की होगी, आप लोग देखकर बताइएगा। देखिएगा, देखने पर आपको लगता होगा कि रसिया की ही तटरेखा सबसे लंबी होगी। हाँ, यहां से चले पूरा ऐसे तट तट तो है भाई, तट ही तट है। और ये पूरा यहां तक नहीं, साइबेरिया भले नहीं, तट मतलब क्या, जो समुद्र से लगा हो। ठीक है, और यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या है, तट ही तो है। लगता ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है आपका, वो कनाडा है। क्यों है? देखिएगा, हमको लगता है कि भाई कनाडा का तट जो एक ये इतना, कनाडा का तट जो है ये ये इतना होगा, फिर ये इतना होगा ऐसे, ये कनाडा का देखने में। लेकिन कनाडा के पास छोटे छोटे इतने सारे द्वीप हैं, इतने सारे द्वीप हैं कि यहाँ पर उसका जो है मुश्किल से 5% दिखाया होगा। छोटे छोटे द्वीप हैं। अब क्या, इंडोनेशिया के पास कितने 2200 द्वीप कुल हैं? नहीं, तो बहुत से देश ऐसे हैं ना जिसके पास 2500 द्वीप हैं, 2700 द्वीप है। एक देश है आपका, मैं बताता हूं, उसका नाम मैं स्लिप कर रहा हूं, उसके पास 1,53,000 द्वीप हैं। हाँ हाँ, बता रहा हूं कौन सा देश है। अरे, अभी याद आ गया, तुरंत बताऊंगा। 1,53,000 द्वीप हैं, लेकिन छोटे छोटे द्वीप हैं, कोई मतलब। दूर मत जाइए, अंडमान निकोबार में, केवल निकोबार आप देख रहे हैं, इंडिया का निकोबार वाला, निकोबार में 93 द्वीप हैं। अंडमान को छोड़ दीजिए, केवल निकोबार वाले में 93 द्वीप है, छोटे छोटे। उसमें से आप हम लोग क्या पढ़ते हैं, निकोबार की कुल 2-3, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार पढ़कर छोड़ देते हैं। हमारे लोगों को ये जो बाकी 93 है, और बड़े बड़े कई सारे द्वीप हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूं कि एक देश का कोस्ट इतना लंबा है,
और एक कोई देश है उसका एक आइलैंड है, तो बताइए तट किसका लंबा होगा? ये जो आइलैंड है इसको यहां से काट दीजिए और फैला दीजिए, इससे ज्यादा लंबा निकलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, तो इसके चारों तरफ कोस्ट है। इसका केवल एक पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है, तो केवल इसका एक कोस्ट है, बाकी तो अंदर का लैंड का भाग है ना। कनाडा में चूंकि ऐसे बहुत सारे छोटे से आप देखेंगे, इसको एटलस में देखिएगा बैफिन लिखा हुआ है, बैफिन आइलैंड। ठीक है, तो बैफिन द्वीप है, ऐसे कई सारे द्वीप हैं। यहां पर देखा विक्टोरिया आइलैंड होगा एक आपका, दिखाई पड़ रहा है विक्टोरिया, विक्टोरिया विक्टोरिया आइलैंड मिला आप लोगों को? एक देखिएगा यहां पर आपका होगा, आई से नाम शुरू हो रहा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। एक क्या, नहीं नहीं, एक छोटा सा होगा आई से, बड़ी बड़ी सी द्वीप आइलैंड। क्या? अच्छा नहीं, एक 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 द्वीप है ना जो ऊपर बड़ा सा, क्या है? एस से है, एल्स एल्स हाँ एल्समेयर है, हाँ एल्समेयर है, हाँ एल्समेयर, तो ये एल्समेयर है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे देखेंगे छोटे छोटे और बड़े बड़े द्वीप हैं। इन द्वीपों के कारण ही कनाडा का कोस्ट विश्व का सबसे लंबा कोस्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर से नीचे से बढ़ेंगे। ठीक है, एल्समेयर द्वीप है, याद आया मुझे। तो हम लोगों ने क्या देखा, ग्रीनलैंड देखा, ग्रीनलैंड क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट है। दूसरी चीज फिजिकली किसके अंतर्गत आता है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकली इस पर किसका कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है। राजधानी इसकी क्या है, नूक है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कनाडा, कनाडा क्या है, सबसे लंबे कोस्ट वाला देश है पूरे विश्व में। और दूसरी चीज, नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो कनाडा के बारे में छोटी छोटी जानकारी लेते हुए धीरे धीरे, कनाडा, तो कनाडा में हम लोगों ने क्या देखा, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ वर्ल्ड। किस वजह से, यहां पर उपस्थित द्वीपों की वजह से। बाकी वैसे अगर कनाडा के मुख्य भूमि को देखेंगे, मेनलैंड को देखेंगे, तो कनाडा का कोस्ट सबसे बड़ा नहीं, तो फिर आपका किसका हो जाएगा, रसिया का हो जाएगा। लेकिन द्वीपों के कारण इसका जो तट है वो विश्व का सबसे बड़ा तट है। दूसरी चीज क्या है कनाडा के बारे में, ये जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व के जो 5-6 बड़े बड़े देश हैं, तो कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश किसके बाद में, रसिया के बाद में सबसे बड़ा रसिया। रसिया से हम लोग कहां आएंगे, कनाडा। कनाडा के बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है वो क्या है आपका, यूएसए। पुरानी किताबों में चाइना लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, अब वो खत्म हो चुका है। चाइना इस समय चौथे नंबर पर है, चाइना इस समय चौथे नंबर पर है। यानी देश कैसे है, सबसे बड़ा रसिया, रसिया से सीधे से हम चले आए, क्या है, कनाडा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम लोगों का यूएसए, और चौथे नंबर पर हम लोगों का चाइना। ठीक है, हाँ इंडिया 7वें नंबर पर है। पहले क्या था, चाइना तीसरे नंबर पर था और यूएसए आपका चौथे नंबर पर था। लेकिन अब सिचुएशन पलट गई, क्यों पलट गई वो भी मैं बता रहा हूं। तो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ वर्ल्ड कनाडा के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। तीसरी क्या है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। भाई नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, उसका सबसे, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट।
लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। ये तो हमको नहीं पता टोटल कितने हैं। 4-5 आइलैंड महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे बैफिन है आपका, विक्टोरिया है, अल्समर है, ये 4-5 जो है आपके महत्वपूर्ण हैं। ये देखिएगा आपसे कभी ये नहीं पूछने वाला विश्व में कि किस देश के पास कितने महाद्वीप हैं, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इंडिया के बारे में पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, या लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। विश्व में तो ऐसे बहुत से देश ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि इनके कितने द्वीप हैं, ठीक है। वो तो भी एक बात चली, मुझे भी जानकारी थी कि लोगों को यही लगता कि इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा द्वीप है। इंडोनेशिया के पास प्रेजेंट टाइम में 1700 से 2200 के आसपास द्वीप हैं। उस देश का नाम अभी मेरे दिमाग में स्लिप कर रहा है, उसके पास 1,53,000 आइलैंड है। नाम जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा उस देश का, वो बिल्कुल दिमाग से स्लिप कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा द्वीप है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये कनाडा हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब देखिएगा नीचे यूएसए है, ऊपर कनाडा है, बीच में इनका क्या है ये देख रहे हैं, बॉर्डर, ठीक है। इस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं, यूएसए और कनाडा के बीच के बॉर्डर को 49th डिग्री पैरेलल। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को बोला जाता है 49th डिग्री पैरेलल। डिग्री पैरेलल, ये 49 डिग्री पैरेलल। चलिए चला गया मैप को गलती से, तो थोड़ी देर बाद मिला जाए हम लोग, फिर तैयार हैं बिल्कुल आपको पढ़ने के लिए। तो 11 कितना बज गया है, 11:10 हो रहे हैं, 11:30 बजे हम लोग मिलते हैं। क्या स्वीडन? हाँ स्वीडन नहीं है, फिनलैंड है, फिनलैंड है, याद आया। हाँ स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड, फिनलैंड के पास 1,53,000 कुछ है। फिनलैंड में देखिएगा 1,53,000 कुछ द्वीप है उसके पास। क्या 2,33,000 दिया है, 31,000? अच्छा तो हो सकता है अभी नया डाटा होगा, ऐसा नहीं है। मुझे फिनलैंड पता है, फिनलैंड के पास 1,53,000 द्वीप है। देखिए फिनलैंड के पास कितना दिखा रहा है, स्वीडन का ज्यादा दिखा रहा है। हाँ तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने कहा ना कि लाखों में द्वीपों की संख्या, हालांकि ये सब फैक्ट देखिएगा, द्वीपों की संख्या जो है ये निश्चित नहीं रहती है, ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए स्वीडन के पास कोई एक छोटा सा जो है आइसबर्ग मिल गया, छोटा सा टुकड़ा इस कमरे के बराबर, उसको कह दिया स्वीडन ने कि भैया मेरा द्वीप है, इस पर मेरा अधिकार है, बस हो गया उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। मुझे तो फिलहाल अभी तक यही पता था कि सबसे ज्यादा जो आइलैंड है वो स्वीडन के पास है, स्वीडन नहीं फिनलैंड के पास है।